हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार बर्णवाल की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, कॉस्मस पब्लिकेशन की है। और ये कॉस्मस पब्लिकेशन की 15वां सीरीज है। तो ये अगर बुक आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक में क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स का वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको इस बुक में संकलित किया गया है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि BPSC का है, और बिहार दरोगा का फिर होगा, फिर ESI का है, EPFO का है। यानी कि बहुत सारे एग्ज़ाम, जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसको आप लोग अगर नहीं है आप लोगों के पास तो इस बुक को ले लें। और ये वीडियो से आप लोग इसको समझ सकते हैं और सुन सकते हैं इसको, ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कान में ईयरफोन लगाइए और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, सुनिएगा, याद हो जाएगा। चलिए, तो फिर आज हम इस एपिसोड में मध्यकालीन भारत का इतिहास को हम लोग शुरू करेंगे। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का पहला एपिसोड होगा। इसके पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देखिएगा, तो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज को अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आप आधुनिक भारत के इतिहास को देख सकते हैं। उसका भी मैंने एपिसोड बना करके अपलोड किया है। फिर उसमें जीव विज्ञान का देख सकते हैं आप, फिर से भौतिक विज्ञान का देख सकते हैं, रसायन विज्ञान का देख सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी देख सकते हैं। तो वो सारे वीडियोज को देखने के लिए आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से लिंक है, वहाँ से आप जाकर के इसको देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, और ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला टॉपिक हम लोगों का है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला जो प्रश्न है इसमें, भारत पर, एक सेकेंड, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वे अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो वो मुल्तान, जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता था, उस पर विजय प्राप्त की थी। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जजिया कर लगाने वाला प्रथम जो शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ये जजिया कर क्या होता था? तो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला एक कर था, एक धार्मिक कर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत के किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो अरब के बाद कौन से भारत में आए? तो भारत में आक्रमण कौन किए? तो तुर्कों ने किए। तुर्की में गजनवी वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलप्तगीन गजनी के द्वारा की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। एक यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी द्वारा किताबुल यामिनी तथा फिरदौसी यानी कि जिसको पूर्व का होमर कहा जाता था के द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1175 मुल्तान पर किया गया था। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनिलवाड़ा जो पाटन में है पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भीम द्वितीय यानी कि मूलराज के द्वारा। नेक्स्ट है कि तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो तराइन का युद्ध हम देख लेते हैं। तो युद्ध संख्या प्रथम जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जो क्या हुआ था वो पराजित हो गया था। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या हो गया था? विजित यानी कि जीत गया था। मोहम्मद गोरी ने कनौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में पराजित किया। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसको क्या किया? नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो 1200 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था, उसमें दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य वंश हुए और उन वंशों कौन से उन वंश के शासक हुए। जैसे कि हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 वंश हुए। जैसे एक में है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश में 11 शासक हुए जिसको हम लोग इलवारी वंश के नाम से जानते हैं। तो गुलाम वंश के जो 11 शासक हुए, गुलाम वंश में देखेंगे कि कौन कौन से शासक हुए। तो कुतुबी राजवंश का नाम आता है। तो कुतुबी राजवंश में देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था जिसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसका शासनकाल जो था 1206 से 1210 ईस्वी था। उसके बाद फिर आराम शाह अंतिम शासक था, 1210 ईस्वी तक था, वो 1210 में बना। उसके बाद से फिर देखेंगे हम कि शमसी वंश राजवंश में गुलाम वंश में ही शमसी राजवंश का इसमें जिक्र है, जिसमें रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का नाम आता है जिसने राजधानी दिल्ली रखा था। 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, 1236 में बना था। फिर उसके बाद से रजिया सुल्तान बनी, 1236 से 1239 तक शासन किया। फिर उसके बाद से मुइजुद्दीन बहराम शाह बना, 1240 से 1242 ईस्वी तक। फिर उसके बाद से अलाउद्दीन मसूद शाह बना, 1242 से 1246 ईस्वी तक। फिर उसके बाद से नसरुद्दीन महमूद बना, 1246 से 1265 ईस्वी तक। फिर उसके बाद से बलबनी राजवंश की स्थापना होती है जिसमें गयासुद्दीन बलबन बनता है, 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन करता है। फिर उसके बाद से मोइजुद्दीन कैकुबाद बनता है, 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है। और अंतिम जो था वो बलबनी राजवंश का क्यूमर्स था, 1290 ईस्वी तक। ठीक है। फिर दूसरे राजवंश में हम लोग बात करते हैं तो खिलजी, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का नाम आता है जिसमें 5 शासक मुख्यतः रूप से शासन किए। जैसे कि पहले में आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया। ये 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा और इसी का एक भतीजा भी था और एक तरफ से उसका दामाद भी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक ये शासन किया। फिर उसके बाद से शिहाबुद्दीन उमर आया 1316 ईस्वी में, जो 35 दिन तक शासन किया था। उसके बाद से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आया जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद से नसरुद्दीन खुसरो खां का नाम आता है जो 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक नाम आता है।
ठीक है। फिर उसके बाद से हम दिल्ली सल्तनत में अगला वंश, तीसरे वंश का जिक्र करेंगे तो तुगलक वंश का नाम आता है, जिसमें तुगलक वंश में 9 शासक हुए। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम जो था वो 1320 में से 1325 ईस्वी तक शासन किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया 1325 से 1351 ईस्वी तक। फिर फिरोज शाह तुगलक आया 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय आया जो 1388 से 1389 ईस्वी तक। फिर अबू बकर शाह आया 1389 से 90 ईस्वी तक। फिर मोहम्मद शाह तृतीय आया 1390 से 94 ईस्वी तक। फिर महमूद शाह के बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह आया जो जनवरी मार्च 1394 ईस्वी तक था, जिसमें 2 स्वतंत्र शासक हुए। एक नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी जो दिल्ली में शासन किया, और फिर उसके बाद से एक नुसरत शाह था जो 1394 से 1398 ईस्वी फिरोजाबाद में ये शासन किया था। इसके बाद से देखेंगे कि तो सैयद वंश की स्थापना होती है, जिसमें खिज्र खां आता है। इसमें सैयद वंश में चार शासक सैयद वंश में 4 शासक हुए, जिसमें खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की जो 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद से मुबारक शाह बनता है 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा ये। फिर मोहम्मद शाह बनता है जो 1434 से 1445 ईस्वी था, 1445 ईस्वी तक था। यही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह उसके बाद बना जो 1445 से 1451 ईस्वी तक था। ठीक है। इसके बाद फिर अगले वंश का इसमें दिल्ली सल्तनत में स्थापना होता है, वो कौन? लोधी वंश, जिसमें 3 मुख्यतः शासक थे। कौन? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया जो 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक था। उसके बाद से उसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी बना जो 1489 से 1517 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद से इब्राहिम लोधी का नाम आता है जो 1517 से 1526 ईस्वी तक था, और यही इब्राहिम लोधी था जिससे बाबर से पानीपत की प्रथम युद्ध होता है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो एक में नाम आता है इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल जो था वो 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे कि तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, विरोधियों का दमन किया था, और नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया था। यही इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को ये इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना, और यही इल्तुतमिश ही था जिसने इक्ता प्रथा की शुरुआत में की थी। ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से जो 1290 ईस्वी तक चला। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो वहीं लाहौर पे किया गया था, जो अभी पाकिस्तान में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो लाहौर को किया। एक याद करने वाला पॉइंट ये है कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसे लाख बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श के नाम से इसको उपाधि दी गई थी। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो कुरान खवां के नाम से इसको नवाजा गया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी?
तो वर्ष 1210 में हुई थी। कैसे हुई थी? तो चौगाम खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। वही चौगान को हम लोग जो पहले चौगान बोलते थे और उसको आज हम लोग पोलो के नाम से जानते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी आते हैं। एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे इसको याद करने के एक शॉर्टकट तरीका है POLO। पोलो होता है ना, POLO। तो 4 वर्ड, 4 अल्फ़ाबेट आ रहा है ना, तो 4 इसमें मतलब होते हैं। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 दल के नाम से जाना जाता था, उसका गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है मतलब भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। भूमि को लेने वाले जो है वो इक्तादार कहलाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पे नियुक्त किया गया? तो अमीर आखुर पद पे नियुक्त किया गया। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को बैठाया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमलिकात पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार पद निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बलबन को नायब या मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन महमूद को। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब मुमलिकत पद पर नियुक्त किया। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि किसको प्रदान की थी? तो बलबन को। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ये चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत, जिसको किंगशिप थ्योरी कहा जाता था, राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा है। सिजदा एवं पैबोस को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। सिजदा एवं पैबोस जो प्रथा है जिसमें सुल्तान के आगे जो मतलब शासक के आगे, राजा के आगे अपने मतलब सर को झुकाना और जमीन में लेट करके उनको साष्टांग प्रणाम करना, वही सिजदा और पैबोस होता था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे खिलजी वंश फिर चालू होता है 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यही रक्त और लौह नीति का जो स्टार्टिंग जो किया था वो बलबन था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया कौन? तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी।
वो वर्ष 1296 में कड़ा, जो मानिकपुर में पड़ता है, में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। यही अलाउद्दीन खिलजी जो एक रिलेशन से इसका भतीजा लगता था और एक रिलेशन से माना जाए तो ये अपनी चचेरी बहन के साथ शादी किया था। तो ये यही क्या किया कि वर्ष 1296 में कड़ा में जलालुद्दीन की इसने हत्या कर दी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसस्प इसका बचपन का नाम था। जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन एक जो साम्राज्यवादी शासक था, वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ये सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो रायकर्ण यानी कि जो गुजरात का शासक था उस पर किया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के वहां के शासक राणा रतन सिंह थे और इन्हीं की रानी का नाम था रानी पद्मावती, जिसके लिए वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मलिक कफूर था। मलिक कफूर कौन? वही मलिक कफूर जो अलाउद्दीन का एक दास था, एक स्लेव था, एक गुलाम था। तेलंगाना यानी कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान में कौन कौन क्या था? तो राज्य जो था वो देवगिरी, और देवगिरी के शासक जो थे उस समय वो रामचंद्र देव थे, और अभियान का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? वही मलिक कफूर ही कर रहा था। और ये वर्ष था कौन? 1307 ईस्वी था। फिर वारंगल राज्य की बात करें तो वहाँ का शासक जो था वो प्रताप रुद्रदेव था, जो अभियान का इस अभियान का नेतृत्व जो कर रहा था वो मलिक काफूर कर रहा था, और वर्ष जो था वो 1309 ईस्वी था। द्वार समुद्र की बात करें, द्वार समुद्र राज्य की बात करें तो वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, और अभियान का जो नेतृत्व जो कर रहा था वो मलिक कफूर था, और वर्ष जो था वो 1310 ईस्वी में ये द्वार समुद्र पे ये अलाउद्दीन खिलजी का अभियान हुआ था। पांड्य राज्य की बात करें तो वहाँ का शासक वीर पांड्य था, और अभियान का ये भी नेतृत्व जो कर रहा था वो मलिक कफूर ही कर रहा था। वो वर्ष था वो 1311 ईस्वी था। नेक्स्ट देखेंगे कि मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो देवगिरी पे आक्रमण किया। और देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे, और अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो मलिक कफूर ने किया। और कब हुआ था? तो 1307 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत को वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर यानी कि घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है वहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है कि अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। जिस तरह से हमारे अभी आर्मी के सैनिक हैं या फिर जो भी डिफेंस से जुड़े हुए हैं उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था है जहाँ पे उनको बहुत चीप रेट में सामान मिल जाती है, वैसे ही अलाउद्दीन ने भी अपने सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान कराने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी।
अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन कौन थे? एक तरफ हम विभाग देखेंगे और दूसरी तरफ विभाग से संबंधित जो अधिकारी थे उनको देखेंगे। जैसे कि बरीद ये मंडी, तो ये कौन होता था? बरीद ये मंडी, ये बाजार का निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर होता था। सहना ये मंडी जो बाजार का अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट होता था। दीवान ये रियासत यानी कि बाजार नियंत्रक, ये बाजार को कंट्रोलर होता था। मनहियान जो था वो गुप्तचर था। और यहाँ पे एक पॉइंट है पद्मावत, जो पद्मावत की रचना मालिक मोहम्मद जायसी ने किया था। उनके अनुसार अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे हम, ये नया टॉपिक है तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। तो तुगलक वंश को हम लोग करते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध नहीं थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया था। जैसे कि बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक जब लौट रहा था तो उसने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया जो है निजामुद्दीन औलिया, तुम दिल्ली को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। तो इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया था कि दिल्ली अभी दूर है। उस समय की जो भाषा थी उसमें ये लिखा गया है कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो विद्वान सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए थोड़ा से कार्य को हम लोग देख लेते हैं, कितना विद्वान था। तो इसने कौन कौन से कार्य किए थे और क्या ये अपने सारे कार्य में सफल हो पाया कि नहीं, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि एक तरफ इनके योजना का नाम लिखा हुआ और एक तरफ इनकी विशेषताएं क्या क्या थी उस योजना की। जैसे कि राजधानी परिवर्तन, इसने 1326 से 1327 ईस्वी में इसने क्या किया कि राजधानी को बदल दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि देवगिरी का नाम जो बदल करके दौलताबाद रख दिया। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है कि तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल करके क्या रखा? तो ऑप्शन में शाहाबाद, दिल्ली, ऐसे करके ऑप्शन आता है दौलताबाद। तो उसका सही उत्तर होगा दौलताबाद। उसे सल्तनत रख दिया, उसे सल्तनत की राजधानी बनाया और उसको सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली जो था वो दिल्ली को राजधानी उसने फिर से बना लिया। दोआब कर में वृद्धि, यानी कि दो आब मतलब दोआब उसको बोलते हैं कि जो दो नदियों के जो मतलब बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे उसको दोआब बोलते हैं, ठीक है। जैसे पंजाब, तो पंजाब भी 5 नदियों के 5 नदियों से पंजाब में है, तो 5 उसको पंजाब के नाम से जाना जाता है, पंजाब, ठीक है। तो यही दोआब में जो कर वृद्धि था, तो यह योजना भी असफल रहा क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी में उस समय वहां पर अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया 1330 ईस्वी में। तो चांदी की कमी का जो सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। खुरासान का अभियान भी इसने किया 1336 से 37 ईस्वी तक में किया था। तो खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया। कराचिल का अभियान हम देखते हैं 1337 से 1338 में। तो तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। तो सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था कौन दिल्ली सल्तनत का? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसने जो कोई भी अपना अभियान किया उसमें इसको असफलता हाथ लगी। तो इसका पढ़ा लिखा और विद्वान होने से कोई फायदा उस समय तो ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा भी इसकी असफलता में वो भी एक फैक्टर था जिसके कारण से ये भी सफल नहीं हो सका, असफल रहा। जैसे कि कराचिल का अभियान देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि
कृषि के विकास हेतु अमीर ये कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर ये कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कारण मोहम्मद बिन तो तुगलक के काल में हुआ था। इसको आप मोहम्मद बिन तुगलक को MBT के शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, MBT। मोरक्को निवासी इब्न बतूता जिसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में। यही इब्न बतूता था जो इस पे एक कविता भी आई थी कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो कमेंट में लिखिए हाँ। और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद करने वाली है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जिन प्रभा सूरी के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो सिंध अभियान के 1351 के दौरान हुई। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी कि जिसको PWD बोलते हैं की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको हम फिरोज शाह तुगलक को आप लोग FST के नाम से भी याद रख सकते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए? तो वो भी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह के काल में स्थापित कुछ विभाग हैं जैसे कि दीवान बंदगान यानी कि दासों की देखरेख के लिए, दीवान इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवान खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखते हैं सैयद वंश, जिसका मतलब शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। और उसी के साथ हम लोग लोधी वंश को भी देखेंगे 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ से गुलाम वंश की मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 1414 ईस्वी में दौलत खान को पराजित कर खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी 1414 ईस्वी में? तो खिज्र खान ने किया था। किसको पराजित करके किया था? तो दौलत खान को पराजित करके किया था। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खान था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। उसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोधी के द्वारा की गई। अब लोधी वंश के शासक को हम लोग देखेंगे तो बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। फिर सिकंदर लोधी की बात अगर करते हैं तो 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। फिर अगर इब्राहिम लोधी की बात करते हैं तो 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोधी 38 वर्ष तक शासन किया। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो बहलोल लोधी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी ने। और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने ही किया था। सिकंदर लोधी ने भूमि माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? तो गज ये सिकंदरी का प्रयोग किया।
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों के मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सल्तनत कालीन वंश कौन कौन थे और उसके संस्थापक कौन थे। तो ममलूक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल जो 84 साल तक रहा था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला, ये शासनकाल जो था वो 30 साल था। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। तुगलक वंश की अगर बात करें हम तो 1320 से 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा और शासनकाल का समय जो था वो 94 वर्ष था। और इसके संस्थापक जो तुगलक वंश के थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। अगर सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1450 ईस्वी तक और इसका जो शासनकाल का समय था वो 37 वर्ष तक था। और इसके जो संस्थापक थे यानी कि सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो खिज्र खान थे। लोदी वंश की बात करें 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासनकाल रहा और शासनकाल का जो समय था वो 76 वर्ष था। और इसके संस्थापक जो लोदी वंश के थे वो बहलोल लोदी थे। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। तुगलकों ने कितना दिन तक शासन किया? तो तुगलकों ने 94 वर्ष तक शासन किया था। और खिलजी वंश की हम लोग बात करें तो खिलजी वंश मात्र 30 साल तक शासन किया था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ये सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में की गई। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी इसका उपनाम था, उसी से कविताएं लिखा करता था। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को महाराणा संगा ने पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में वही 1526 ईस्वी में जो हुआ था उसने इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में यानी कि जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने किया था। और सल्तनत काल में दास्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को कहा जाता था। किस भारतीय संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। चलिए ठीक है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा और हाँ, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें खुशी होती है आप लोगों का कमेंट देख करके और हमें खुशी होगी कि आप लोग कुछ सजेशन देंगे और हमें उत्साहित होगा कि हम आगे की वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।